और गाजीपुर जनपद में हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, गाजीपुर की मेन ब्रांच है। आज हम उसी में उपस्थित है और हमारे अगल बगल चारों तरफ आप महिलाओं और पुरुषों का हुजूम देख रहे हैं। ये कोई शादी विवाह त्योहार का उत्सव नहीं है, बल्कि अगर आज की हम बात करें, 28 और 29 तारीख की बात करें, तो पूरे देश भर में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं। इमरजेंसी से बुरे हालात की अगर हम बात करेंगे तो आप समझेंगे कि अरे साला देश में ये क्या हो रहा है। लेकिन देश में जो हो रहा है उसको तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण के खिलाफ जो देश के ट्रेड यूनियन है वो पूरी तरह से आज सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा है निजीकरण के खिलाफ। हमारे बीच में आंगनबाड़ी, मेडिकल मेडिकल के क्षेत्र के लोग जो हैं, किसान यूनियन, आशा और उसके साथ साथ जो डाक कर्मी हैं, और उससे पहले हमने अभी देखा है जो बैंक कर्मी हैं, LIC कर्मी हैं और विद्युत कर्मी, सारे के सारे लोग सड़क पर उतर करके आज निजीकरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब समझिए कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन जो बड़ी मीडिया के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस देश की जनता के दिमाग को डाइवर्ट करके रखे हुए हैं। उनको पता ही नहीं, आज भी खाता धारक है, जो खाता धारक है, जो यहाँ खाता धारक हैं, जो लोग इनसे सेवाएं लेते हैं, आज अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज बैंकों में भी लोग पहुंचे होंगे, LIC ऑफिसों में पहुंचे होंगे या पोस्ट ऑफिसों में पहुंचे होंगे अपने काम के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस देश में हो क्या रहा है। आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे आंगनबाड़ी से, हम शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारे बीच में है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं, और इनके मांगों से, इनके प्रदर्शन से जो देश की सरकारें हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं सरोज श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, कासमाबाद ब्लॉक से रिटायर हो चुकी हूँ। जबकि हम लोग की नियुक्ति हुई, सरकार एक बार भी नहीं बोली कि नहीं आप 62 साल पर निकाली जाओगे, और आज 62 साल होने के बाद हमको 2 महीने पहले से भी मानदेय रोक दिया, और आज तक भी कुछ मानदेय नहीं मिला, और न एक कागज का टुकड़ा मिला कि हाँ आप रिटायर हो गई हो। अच्छा, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कागज के इनको रिटायर कर दिया गया। तो क्या मांगे हैं, अभी क्या मांगे आप? हमारी मांगे है कि हमको जब सरकार रिटायर कर रही है तो हमको कुछ दे, हमारे जीवन यापन के लिए पेंशन दे, हमको जो ग्रेजुएटी दे, उसके बाद तो कुछ करे। इनकी उम्र देख लीजिए आप, और सरकार का सीधा सीधा नकारपना की अगर हम बात करें, लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर। देख सकते हैं इनकी उम्र बुजुर्ग हो गई, बिना किसी आदेश के, बिना किसी जो है उसके कागज के इनको रिटायर कर दिया गया, इनका मानदेय तक रोका गया। लेकिन आने वाला जो भविष्य इनका है अंधकार में है। जो आंगनबाड़ी की बात हम करें तो इनको जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनकी पालनहार कही जाती है आंगनबाड़ी, लेकिन उनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा वंदना सिंह है, मैं सीटू से जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन से हूँ। मेरे साथ आशा बहनें भी हैं, रसोइया बहनें भी हैं। तो क्या मांगे हैं सरकार से, क्या मांगे? सर, सरकार से मांगे हैं कि सरकार जब हमसे काम लेती है सर, वो रखी हुई है, जब मेरी जरूरत है तो सर हमको पेट भरने के लिए 2 रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग लगते हैं सर, वही हमको मानदेय के लिए। सोचिए कि 5,000 रुपए में मानदेय के लिए हमसे अपना भी काम करवाती है, स्वास्थ्य विभाग का भी काम करवाती है, शिक्षा विभाग का भी काम करवाती है, और वो जनगणना वाला है। प्री पाठशाला भी आप लोग? अब 1 तारीख से प्री पाठशाला है और 2 तारीख से सर संचारी रोग में मेरी ड्यूटी है। सोचिए कि 1 तारीख से हम प्री पाठशाला में जाएं कि 2 तारीख से संचारी रोग की ड्यूटी करें। उनकी बात को सुनेंगे तो समझ में सीधा सीधा आपको आ जाएगा कि ये पढ़ाई लिखाई करेंगी उन बच्चों की, या छोड़ करके दूसरा काम करेंगी। और जब छोड़ करके दूसरा काम करेंगी तो उन बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, आप ये साफ तरह से जान सकते हैं। लेकिन सरकार क्या लगता है कि जो आप मांग कर रही हैं, धरना कर रही हैं, क्या सुनेगी सरकार उसको? अगर नहीं सुनेगी सर तो इसी तरह सारे संगठन हम लोग एक साथ होके और बैठेंगे अनशन पे, स्ट्राइक करेंगे हम लोग। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, अब हम लोग का धरना प्रदर्शन चलेगा सर ऐसे ही। ये मेरी रसोइया वाली हैं सर, कोरोना काल से स्कूल विद्यालय बंद है सर। क्या प्राइवेट स्कूलों में मानदेय नहीं दिया गया? सरकारी स्कूल में सरकारी लोगों को पेंशन नहीं दिया गया सर? ये 1,000 की मजदूरी कर रही, इनका 1 साल से वेतन नहीं मिला हुआ है। सोचिए कि इनके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है, 4 लड़कों के लेके अपनी पड़ी हुई हैं। सोचिए किस तरह की इनके साथ जीवन का व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, रसोइया भी हैं, ये मेडिकल कर्मी हैं, ये आंगनबाड़ी हैं, रसोइया भी हैं। बात कर ले। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी, मैं आशा हूँ। आप आशा, रसोइया आप हैं? रानी देवी। अच्छा, पहले आशा से बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? रेखा देवी। अच्छा, ये मानदेय मिलता है आपको? 2,000 मिल रहा है। 2,000 रुपया मिलता है। तो क्या लगता है आपकी क्या मांग है? आप भी आई हैं धरना प्रदर्शन, क्या मांग कर रही हैं?
मैं अपना वेतन के लिए यहाँ आई हूँ, मानदेय अपना रखने के लिए। रुका है क्या वेतन? मानदेय रुका हुआ है? मानदेय मेरा 8 महीना हो गया, अभी मिला नहीं है कुछ। अच्छा, रसोइया रसोइया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? कुसुम ना हो। तुम नाम कितना क्या कितना दिन का वेतन, कितना दिन का रुकल मानदेय? 8वां महीना चला था, वेतन मिलल नहीं थी। 8 नुकसान बढ़ गया। 8 महीना हो गया लेकिन इनको मानदेय नहीं मिला है। कैसे परिवार चल रहा होगा साहब, सोच लीजिएगा आप। और कैसे हमन का लुगा फाटी का काम चली, कैसे लड़का जी 1500 तनख्वाह बा, वो पैसा मिलते नहीं कि ये बताए। महंगाई इतना बढ़ा था, हमन का कैसे परिवार जी है। खेत बना बारी, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन कहीं न कहीं इनका जो वेतन है वो नहीं बढ़ रहा है। और खास करके छोड़िए साहब वेतन बढ़ाने की बात छोड़िए, इनका जो मानदेय निर्धारित हुआ है 8 महीने से इनको मानदेय नहीं मिला। अब सोचिए कि ये सड़क पर नहीं होंगे या अपना आत्मदाह करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, भीख मांगने पर मजबूर नहीं होंगे तो करेंगे क्या? सड़क पर उतर करके आज न्याय की भीख मांग रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं सीआईटीयू संयोजक हूँ यहाँ जिला का, और दवा के क्षेत्र में दवा प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। आपसे पूछेंगे, आपसे ही जानेंगे कि क्या मांगे हैं, जो मुख्य रूप से क्या चाहते हैं सरकार? हमारी टोटल 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें श्रम कानूनों को रद्द करके श्रम कोड लाया गया है, जो कि पूरी तरह से श्रमिकों के विरुद्ध में है। और हम दवा प्रतिनिधि उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। हम एक कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी का मालिक हमको किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है, जबकि संसद भवन से हमको प्राप्त है कानून कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के तहत हमको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर मिले, लेकिन कंपनियां हमको किसी तरह का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के बजाय हमको तमाम तरह के वो अपने नियम और कानूनों में बांध देती हैं कि जब चाहेंगे निकाल देंगे, जब चाहेंगे हम आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। दवाओं का दाम डेली बढ़ता है, लेकिन हमारी तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ती। आज भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 18-18 साल से हैं और मात्र 8,000, 9,000, 10,000 पे काम करते हैं। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि श्रम कानूनों को जो कोड हैं उनको रद्द किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया हम न्यूनतम मांग रहे हैं सरकार से, हम अधिकतम नहीं मांग रहे हैं। 26,000 रुपया प्रति माह कम से कम हमको वेतन दिया जाए, हमको सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, हमको काम करने का 8 घंटे का अधिकार दिया जाए और हमको काम करने का हमारा वैधानिक नियमावली तय किया जाए। हमको पता ही नहीं है कि हमको काम क्या करना है। इसलिए हम ये सीआईटीयू की तरफ से जो आयोजित है 28-29 हड़ताल में हम पूरी शिद्दत के साथ में पूरी तरह से हम इस हड़ताल में शामिल हैं और आगे हमारा जो देश का नेतृत्व जैसा निर्णय लेता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। बाप रे बाप, क्या नाम हुआ आपका? क्या बताया? मोहम्मद अफजल। अफजल जी ने बात बताई। सोच लीजिए आप कि जो कंपनियां हैं बिना सरकार के आदेश के इनकी नियुक्ति नहीं हुई होगी और जो है वो कंपनियों ने इनको रखा काम करने के लिए, लेकिन आज स्थिति ये है कि कंपनियां मनमाने ढंग से काम कर रही हैं। कंपनियों से ये रखे गए, लेकिन आज इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है। लेकिन एक बात हम सिर्फ कहेंगे इस बात के लिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। स्थिति इस तरह की स्थिति है इस देश में कि इन लोगों का जो देख लीजिए जिस तरह से इन लोगों के साथ पूरी तरह से अगर हम बात करें तो इनको अंधेरे में रख करके काम करवाया जा रहा है। सरकारें क्या चाहती हैं, सरकारें आखिर क्यों इस तरह से इनके साथ व्यवहार कर रही हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन और भी किसान यूनियन हमारे बीच में है, डाक कर्मी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आप डाक से हैं? हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? मैं पवन सिंह, मंडलीय सचिव ग्रामीण डाक के कर्मचारी संघ का। सर मांगे क्या है आप? हमारी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। हमको 4 घंटे पर रखा गया है, जबकि हमसे काम 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम लिए जाते हैं, लेकिन हमको वेतनमान नहीं दिया जाता है। हम नियमित कर्मचारी, जब इनका टारगेट होता है कि एक काम करना है, जमा करना है, निकासी करना है, जो विभागीय कर्मचारी काम करते हैं भारत सरकार के, वो सारे कार्य हम करते हैं। और जब हमारी मांग आती है कि हमको वेतन 8 घंटे का आप दीजिए, हमको मेडिकल की सुविधा दीजिए, हमारे जो 180 दिन का छुट्टी है उसको ऐड करिए, तो ये सरकार कहती है कि आप इसके लायक नहीं है, आप इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, आप जो है 4 घंटे के हैं कर्मचारी। लेकिन वो भी हम कहते हैं कि आप कर्मचारी मानो ना कि हम भारत सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन नहीं, सरकार जो है हमको कहते हैं कि आप कर्मचारी हमारे नहीं हैं। और जब काम लेना होता है, हमको सस्पेंड करना होता है, हमको चार्जशीट देनी होती है,
तो ये जो है हमको सारी विभाग की जो भी नियमावलियां हैं सारे मेरे ऊपर थोपी जाती है। और हमारा हम जो है 65 वर्ष की सेवा करते हैं। 65 वर्ष में बताइए कि आप हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? हमारे बच्चे अगर कल मार कर निकाल दें तो हम किसके घर जाएंगे? क्योंकि इस सरकार में विधवाओं को पेंशन 500 या 250 दी जाती है, वृद्धा पेंशन दी जाती है, लेकिन मैं जो 65 साल सेवा कर करके क्या पा रहा हूँ? कुछ नहीं पा रहा हूँ। हमको एक टाफी के लिए 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे करके विभाग से निकाल दिया जाता है। यह जो है सरकार की नीतियां है। देख लीजिए सरकार की नीतियां, देख लीजिए डाकघर को कौन भूल सकता है। बताइए कि जो जब यहाँ दुनिया यहाँ तक नहीं पहुंची थी तो यही वह डाक विभाग था जो हमारी बातों को यहाँ से वहां तक पहुंचाता था। और आज भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना डाक विभाग के हमारे काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसी डाककर्मी के साथ आज इस तरह का भेदभाव इस देश में देखा जा रहा है। लेकिन आप जो देख रहे हैं हमारे बीच में हुजूम जो देख रहे हैं, ये सारे लोग कर्मचारी हैं, ये किसी दबाव में नहीं आए हैं। और अब एक बात और बता दें, इनका वेतन भी काटा जाएगा। ये 2 दिन से अगर धरना प्रदर्शन पर हैं तो अपनी वेतन को कटवा करके लड़ाई केवल अपनी नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है कि हम ग्रामीण डाक कर्मचारी हैं, हमसे जो है आधार बनवाए जाते हैं। कोरोना काल में हमसे एपीएस करवाए गए, जबरदस्ती कोई सुविधा नहीं दी गई। हम लोग घूम घूम करके पैसा भी बांटे। मतलब विभाग की जो भी योजनाएं हैं, चाहे रेलवे टिकट बुकिंग करना हो, चाहे फसल बीमा करना हो, चाहे गाड़ियों का करना हो, मतलब अटल पेंशन, मतलब जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में देना है, हमारे सारे ग्रामीण कर्मचारी देते हैं। और विभाग में हम लोग नहीं है। इस तरह की हमारे साथ जो है दोहरी नीति अपनाई जाती है। देखिए अब ये लोग जा रहे हैं काफिले में, लेकिन इन लोगों का जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, जिस तरह से ये लोग सड़क पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सरकारें पता नहीं इनकी बात को सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी। हमको तो नहीं लगता है कि जो सरकारें हैं, इतना कुछ होने के बाद भी देश में कुंभकर्णी निद्रा में जो सरकारें सोई हुई हैं, वो इनकी बात तो शायद हमको लगता है कि नहीं सुनेंगी। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार अगर हम बात कर दें, इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है, जो इनसे सेवाएं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने घरों में बैठ करके जो आप आनंद उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई आपको आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में जब ये इनके जो टर्म और कंडीशन जो प्राइवेटाइजेशन के हैं, जो निजीकरण के हैं, जब लागू हो जाएंगे और सारे के सारे जो ठिकरे हैं आप पर फोड़े जाएंगे, तो आज तो हमने इनसे बात की है, कल आपसे बात करने के लिए जरूर आएंगे और दिखाएंगे कि ये देश में जितनी नीतियां हैं वो आपके खिलाफ है, न कि केवल इनके खिलाफ हैं। यह इस देश के लोगों को जागना पड़ेगा और इस देश के लोगों को ये बात जरूर समझना पड़ेगा कि ये जो कर्मचारी वर्ग है ना, ये केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि इस देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में सरकारें क्या इनके साथ खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी होंगी, आने वाले समय में जिनकी सेवा कर रहे हैं वो लोग इनके साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।